हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में हम फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है, जो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। एक्चुअली ये जो आर्टिकल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है इसके इनिशियल इंक्लूजन के बाद। टाइम टू टाइम इसकी इंटरप्रिटेशन में चेंज किया गया है और बहुत सारे इसमें एडिशन किए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है? ये बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। और ये जो आर्टिकल है ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को के लिए ही होता है, दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है और इसलिए इसको याद रखेंगे। इवन इमरजेंसी के टाइम पे भी ये आर्टिकल एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे थोड़ा सा। तो बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि कोई भी लॉ है तो उसका मेन प्रोसीजर क्या है, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो इसका मीनिंग बस यही है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा लॉ। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। जैसे गोपालन केस, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसका स्टार्ट हुआ था इसका चेंज से। तो गोपालन केस 1950 में हुआ था और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मतलब इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया था कि आर्टिकल 21 है वो सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से आपको बचाएगा, ठीक है, और ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन से। मतलब कोई भी लॉ है, कोई भी लॉ ऐसा है बना है जिससे आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो डिप्राइव होती है, तो वो सही होगा, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन जो है उसको कंसिडर नहीं किया गया था, ठीक है। तो गोपालन केस में इतना हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था गोपालन केस में, जो गोपालन थे इनको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन करके रखा गया था। तो इन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये इनकी जो डिटेंशन है, इनकी जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसके अगेंस्ट है। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट केस, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और एग्जीक्यूटिव एक्शन को जो है उनके खिलाफ बोला था कि इसके लिए अवेलेबल होगा, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए। और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसको फिर से एस्टेब्लिश किया था। तो इसमें जो गोपालन केस है इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसी को ही री एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट केस आया, कौन सा? मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस जो है 1978 में, इसमें क्या हुआ था कि मेनका गांधी को अब्रॉड जाना था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका जो पासपोर्ट है उसको सीज कर लिया था। तो जिसकी वजह से इन्होंने केस किया था कि ये जो इनका राइट है ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है और इनका जो पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट ऐसे सीज नहीं कर सकती है। तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसको रिकन्सिडर किया था और एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के खिलाफ आर्टिकल 21 प्रोवाइड करवाया था।
और वो लेके आ गए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ये एक्चुअली एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, यूएसए का है मेनली। और जैसे कोई भी लॉ है ना, तो उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। लॉ होता है सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि कोर्ट जो है, कोर्ट है के पास पावर होती है, क्या पावर होती है कि वो पूछ सकता है लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव दोनों से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से पूछ सकता है कि ये जो आपने लॉ बनाया है, क्या क्या ये लॉ होगा क्या, मतलब इसका सब्सटेंस क्या होगा, ठीक है। लॉ क्या होगा ये पूछ सकता है, कोर्ट के पास ये पावर है। सेकंड, वो ये भी पूछ सकता है कि लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। लेकिन जो ये प्रोसेस था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसमें सिर्फ यही था, प्रोसीजर की बात होगी, मतलब ये लॉ है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसमें है कि सबसे पहले कि वो लॉ होगा क्या और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, दोनों चीज़ों को कंसिडर किया गया है इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। मतलब कि कोर्ट को ऐसा पावर दिया गया है कि वो पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से कि क्या आपके पास कोई ये वाला लॉ बनाने की पावर है, या और जो ये आपने लॉ बनाया है क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंप्लाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो भी लॉ आपने बनाया है, ठीक है, तो उसका जो भी प्रोसीजर है या जो भी है वो रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट टू लाइफ मतलब ये नहीं है कि खाली आप ऐसे जी रहे हैं, बस जीने के लिए जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर एस्पेक्ट में डिग्निटी ऑफ लाइफ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब डिग्निटी के साथ जीना भी राइट टू लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सप्रेशन में पर्सनल लिबर्टी भी इंक्लूडेड है, मतलब पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी हो गया। उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, ये भी इसी में इम्प्लिसिट है, ठीक है। उसके बाद टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे, जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री लीगल एड, बहुत सारे इसमें ऐड किए हैं। अब जैसे अभी रिसेंटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं कह सकते, मतलब टाइम टू टाइम इसको और इलेबोरेट करते रहता है सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये किस में आता है? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये होता है आर्टिकल 25, ठीक है, जिसमें क्या बोलता है कि जितने भी मतलब पर्सन्स हैं उनके पास फ्रीडम है किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट व्हाट? रिलीजन, ठीक है, ठीक है। तो ये इनका कहना है कि इस आर्टिकल का ये कहना है कि इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं।
मतलब मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉन्साइज का मीनिंग होता है कि जो भी किसी इंडिविजुअल का जो भी विश है उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी भगवान या किसी भी और क्रिएचर का पूजा कर सकते हैं। उनके साथ अपना मतलब उनकी फ्रीडम है कि जिसे चाहे वो उनको अपना गुरु मान सकते हैं, या वट एवर दे वांट दे कैन डू। ठीक है। प्रोफेस होता है कि अपने जो रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, वो ओपनली और फ्रीली जो है वो बता सकते हैं दूसरों को। ठीक है। और राइट टू प्रैक्टिस है कि वो उस जो भी भगवान की पूजा करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं या रिचुअल्स होते हैं, दान पुण्य जो भी होते हैं, वो आराम से कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ को दूसरे को बता सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं इंक्लूड है कि आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो प्रोपोगेट का ये मतलब नहीं होता। तो ये चारों कीवर्ड्स हैं, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये इस आर्टिकल 25 में आते हैं। ठीक है। और फिर है कि इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में क्वेश्चन में हमें पूछा गया है और कौन टाइप के इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो है 3 ग्राउंड्स पे लगे हुए हैं रिस्ट्रिक्शन। एक तो हो गया पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है। तो इन 3 ग्राउंड पे जो है रिस्ट्रिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कराई गई हैं, जो इस पे लगाई जा सकती हैं। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी। सोशल जस्टिस जो है ये कोई ग्राउंड नहीं है रिस्ट्रिक्शन लगाने का। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे सिख होते हैं तो उनको वो लोग अपना कृपान रखते हैं। ठीक है। छोटा सा एक चाकू जैसा होता है वो अपने साथ रखते हैं। तो उनको ये प्रोवाइड करवाया गया है इसी आर्टिकल के अंडर कि उनको राइट है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कृपान रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ है, इसमें जो वर्ड हिंदू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी कभी पूछा जा सकता है कि वर्ड हिंदू है इस आर्टिकल में वो किस अदर रिलीजन को इंक्लूड उसमें करता है। तो इसमें आते हैं सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन। ये 3 रिलीजन जो हैं ये इसमें आते हैं। ठीक है। ये चीज़ आप हिंदू वर्ड में ये तीनों इसी के अंडर हैं, इसी में इंक्लूडेड हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज इनविसेज्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड considerably over the years. Which one of the following can still not be subject of this protection? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि जो आर्टिकल 21 है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, इसका टाइम टू टाइम इसको एक्सपेंड किया गया है, इसमें एडिशन किए गए हैं। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं द राइट टू गुड हेल्थ, तो ये तो है, ये इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। द राइट ऑफ ए बॉन्डेड लेबर टू रिहेबिलेशन आफ्टर रिलीज, ये भी है, उनको भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में रिहेबिलेशन का राइट मिला हुआ है। द राइट अंडर ए सेटलमेंट टू क्लेम बोनस और डियरनेस अलाउंसेस, नहीं, ये ऐसा कोई राइट नहीं मिला हुआ है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम करते हैं वहाँ आप बोनस या फिर डीए को क्लेम कर सकते हैं। तो ये ऐसा कोई राइट नहीं मिला हुआ है। तो राइट टू लाइवलीहुड बाय मीन्स विच आर नॉट इलीगल, इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी सही है। राइट टू लाइवलीहुड भी राइट टू लाइफ के अंडर आता है, तो ये आता है, ये सही है। तो जो हमें नहीं मिला हुआ है मतलब कि नोट पूछा गया है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। तो असर्शन में बोला गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, रीज़न बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द पार्लियामेंट ओनली एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। तो असर्शन हमारा सही है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 में दिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव है, मतलब कोई भी क्राइम होने से पहले कि अगर किसी को पकड़ के रखा जाता है, अरेस्ट करके या डिटेन करके रखा जाता है, तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आर्टिकल 22 में दिया गया है और ये एकदम सही है कि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो असर्शन हमारा सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द पार्लियामेंट ओनली। तो ऐसा नहीं है, ओनली पार्लियामेंट में नहीं है, ये स्टेट लेजिस्लेचर को भी प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, वो भी इसके लिए लॉ बना सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पार्लियामेंट को एक्सप्लिसिट जो एक मिला हुआ है पावर इसके लिए लॉ बनाने का, वो है जैसे डिफेंस से रिलेटेड अगर कुछ है। ठीक है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो गया। इन तीनों के अलावा बाकी जो भी मैटर होंगे उसमें स्टेट को भी पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ बना सकती है। तो इस हिसाब से हमारा रीज़न जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो हमें पता है राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 में आता है, जो हमें मेनली 6 टाइप की फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। 6 टाइप की फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, वो है आर्टिकल 19 में जो आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम असेंबली को लेके, असेंबल होने की फ्रीडम, एसोसिएशंस बनाने की फ्रीडम, ठीक है, मूवमेंट की, रेजिडेंस की और प्रोफेशन की। ये 6 टाइप की फ्रीडम जो है हमें आर्टिकल 19 में प्रोवाइड कराई गई है। मतलब क्या है कि हमें फ्रीली कहीं भी बात करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का जो है वो राइट मिला हुआ है। ठीक है, हम कहीं भी जो है पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, हमें ये राइट मिला हुआ है। फ्रीली असेंबल मतलब गैदर होने का, बट विदाउट आर्म और विदाउट मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े के हम असेंबल हो सकते हैं। हम कहीं भी एसोसिएशंस बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या यूनियंस, ये सब बनाने का हमें राइट मिला हुआ है। उसके बाद हमें राइट है कि हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद है कि हम कहीं भी इंडिया में रह सकते हैं, किसी भी पार्ट में। जैसे जम्मू कश्मीर का आदमी जाके कर्नाटका में रह सकता है और कर्नाटका का दिल्ली में रह सकता है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कहीं भी जाके रह सकता है और सेटल हो सकता है, और इंडिया के किसी भी पार्ट में वो अपना मतलब बिजनेस या कोई भी ट्रेड वो कर सकता है, उसकी भी फ्रीडम मिली हुई है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आती है, वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है,
प्रेस से रिलेटेड जो फ्रीडम की बात की गई है वो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट में नहीं है, बट ये आता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि हमें पूछा गया है कि आर्टिकल 19 के अंडर कौन से आर्टिकल इंक्लूडेड नहीं है। देखिए, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, तो थोड़ा सा ये नोट या इस टाइप के जो भी कीवर्ड होते हैं उसको पहले हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है और हम मतलब ये इसको इसकी इग्नोरेंस की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एकदम सही है। ठीक है, सेकंड, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमें राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19 के अंडर नहीं दिया गया है, ये है आर्टिकल 30। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये भी सही है, आर्टिकल 19 के अंडर आता है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये भी आर्टिकल 19 के अंडर आता है। तो जो नहीं इंक्लूडेड है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। अब देखिए, आर्टिकल 12 जो है वो बात करता है कि स्टेट को में क्या क्या आएगा, मतलब स्टेट कौन होगा। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड किया गया है जैसे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ रहेगा, ये स्टेट के अंडर आएगा। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेट का पार्ट होता है। लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा जो भी जैसे कुछ स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक रहेगा, सेल हो गया, ये सब भी स्टेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, या फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो स्टेट की एक वाइड डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में, तो इसका आर्टिकल और इसका जो स्टेट किसको किसको कहा जाएगा इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1, 2 एंड 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32। ठीक है, जिसको जो है BR अम्बेडकर जी ने कहा था द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, मतलब वायलेट होते हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है हमारे राइट की वायलेशन की प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जाने का राइट भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के अंडर। इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अम्बेडकर जी द्वारा कहा गया है हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बाकी के हम अगर हम आर्टिकल देखना चाहें तो देख सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी जो है ये कवर करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये होता है आर्टिकल 23, 24, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है हमारा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following freedom is not guaranteed by the Constitution of India? फ्रीडम
to own, acquire and dispose of property, freedom to move freely throughout the country, freedom to assemble peacefully and without arms, freedom to practice and any trade or profession। तो इसमें जो है फ्रीडम टू ओन, एक्वायर, डिस्पोज प्रॉपर्टी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और ये अब है एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं, जो है आर्टिकल 300A के अंडर 300A में आता है, ठीक है। और इसको जो है वो रिमूव किया गया था कौन से अमेंडमेंट से, तो ये किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A में, और पार्ट कौन सा था, पार्ट 12। बाकी तो मतलब ये जो है ये फ्रीडम के अंडर ये वाला आर्टिकल नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। बाकी जो तीनों टाइप की फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 में दी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ लॉ। ओके, उसका रीज़न है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गारंटीड टू एवरी सिटीजन द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द जुडिशरी एज द अनफेलिंग गार्जियन ऑफ द राइट ऑफ पीपल, ठीक है। तो सो ये रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, हम जैसे कि पता ही होगा, हमें पता ही है कि A.V. डाइसी जी ने दिया था, A.V. डाइसी, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि किसी को भी ऐसे आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, सिर्फ तभी पनिशमेंट मिलेगी जब वो किसी लॉ को ब्रेक करता है, ठीक है। दूसरी बात उसमें की गई थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज़ कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, ठीक है। तो लॉ जो है सबके लिए सेम होगा। और थर्ड इसमें बोला गया था कि राइट, इंडिविजुअल राइट हैं, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। दैट हैज़ गिवन राइट ऑफ इंडिविजुअल हैज़ इन, जो कि फोर्स किए गए हैं, इन्फोर्स किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो उन्हीं से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मतलब फंडामेंटल राइट्स बने हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी फॉलो होता है, और इक्वालिटी ऑफ लॉ जो है वो गारंटीड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी को आर्टिकल 32 के अंडर पावर दी गई है कि वो सिटीजन के राइट का गार्जियन है। तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैच करने का BPSC का फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं। तो इंदिरा साहनी केस की अगर बात करें हम, इंदिरा साहनी केस जो है वो आया था 1992 में, और ये किससे रिलेटेड था, ये OBC की रिजर्वेशन से रिलेटेड था, ठीक है। और ये कब आया था, 1992 में। फिर मिनर्वा मिल्स केस है, मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में, और इसने क्या किया था, जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन जो था इसी को और ब्रोडन किया था, मतलब इसको रिवाइव कर दिया था एक तरीके से, ठीक है। गोपालन केस हमने पहले ही पढ़ा है, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को री एस्टेब्लिश किया गया था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और ये आया कब था, ये आया था 1950 में, ठीक है। और शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में, और इसमें क्या था, इसमें था कि क्या इसमें ये क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट की पावर जो है पार्ट 3, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड करने से रिलेटेड, तो अमेंडमेंट ऑफ पार्ट 3 इससे रिलेटेड था।
तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेंगे कौन सा केस किससे रिलेटेड था और कब आया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो पीपीएससी में पूछा जाता है। तो अब हम इसको मैच कर लेते हैं। इंदिरा साहनी केस से जैसे ओबीसी रिजर्वेशन से था, तो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 3 वाला है, तो ऑप्शन 3 है इसका ए का। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस जो है वो है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। गोपालन केस है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। शंकरी प्रसाद केस है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the correct statement? Right to privacy as a fundamental right is implicit in। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट हमें नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ, कौन सा, के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 2017 का। ठीक है, जिसमें जो है राइट टू प्राइवेसी को इम्प्लिसिट किया गया था आर्टिकल 21 में। राइट टू प्राइवेसी जो है ये पार्ट है किसका, आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसी का ही पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। और ये केस याद रखेंगे, केस इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी असर्शन रीजन ही है, क्या है, एन एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन। और रीजन है एन एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सो जैसे कि आर्टिकल 20 हमने पिछले वाली वीडियो में किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो भी फिजिकल एविडेंस होते हैं, जैसे थंब इम्प्रेशन या फिंगर प्रिंट या ब्लड सैंपल, ये सब चीज़ें जो हैं इनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 20 में नहीं प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो जो असर्शन है हम इसका असर्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि कैन नॉट बी कंपेल्ड विच इज़ नॉट ट्रू। इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है, थंब इम्प्रेशन के लिए कंपेल किया जा सकता है। तो हमारा असर्शन जो है वो रॉन्ग है। और रीज़न जो है कि एन एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो ये एकदम सही है। सेल्फ इंक्रीमेशन जो है वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है आर्टिकल 20 में। ठीक है, 20 के 3 में। तो हमारा रीज़न सही है लेकिन असर्शन रॉन्ग है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा असर्शन इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट इमिनेटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, कल्चर एंड एजुकेशन अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, right to life and personal liberty under article 21, equality before law and equal protection of laws under article 14। तो right to education जो है ये मेनली हमारा आता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं 2। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है उन्नी कृष्णन केस, ठीक है, और एक है मोहिनी जैन केस, जिसमें बोला गया है कि इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो उन्नी कृष्णन केस जो है हमारा 1993 का है और ये मोहिनी जैन 1992 का ही है वैसे। तो इन्हीं से ड्राइव करके राइट टू एजुकेशन आया था।
ठीक है, राइट टू एजुकेशन जानते ही हैं हम लोग, ठीक है। और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें जो है एक नया आर्टिकल 21A ऐड किया गया, ठीक है। इसमें प्रोवाइड कराया गया कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्टेट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें 21 जो ए है वो ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। फिर राइट टू एजुकेशन लाया गया, ठीक है। और ये जो राइट टू एजुकेशन है वो एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। तो ये डेट याद रख लेंगे क्योंकि हो सकता है कभी पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, पहले पूछा गया है, ठीक है, कि कब राइट टू एजुकेशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है, और सेकंड कौन से अमेंडमेंट से हमने राइट टू एजुकेशन जो है उसको ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे, ठीक है। और ये इम्प्लिसिट है किसमें, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज ए लॉ फॉर दिस पर्पस। सो इसमें जो है बात हो रही है आर्टिकल जो 13 है उसकी, जो कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये वाली पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 से मिली हुई है कि अगर कोई भी लॉ अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो इनवैलिड है, और कौन से ग्राउंड पे, ग्राउंड की वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या कंट्रावीन कर रहा है, तो ऐसे जो भी लॉज हैं वो नल एंड वॉइड होंगे, ठीक है। आर्टिकल 13 में ये बात की गई है, ठीक है। तो इसमें फिर लॉ जो है, लॉ की वाइडर इंटरप्रिटेशन है कि लॉ में क्या क्या आएगा। तो इसमें है कि जो भी पार्लियामेंट्री लॉ जो भी होते हैं, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है वो हो गया, उसके अलावा ऑर्डिनेंस हो गया, ठीक है, जो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इशू करते हैं वो, या फिर कोई भी ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटिव है ऑर्डर होता है वो, या बाई लॉ, ठीक है, रूल हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, ठीक है। या फिर जो कस्टमरी लॉ होते हैं वो सब लॉ के अंडर आते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको लॉ नहीं बोला गया है, ठीक है। इवन जो है इम्पॉर्टेंट जो केशवानंद भारती केस आया था उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ में इंक्लूड नहीं किया गया है, लॉ की डेफिनेशन जो हमारे आर्टिकल 13 में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कि इनको लॉ कंसिडर नहीं किया जाता है। नोट पूछ रहा है ना, नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से देना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स कैन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले तो फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ही है कि फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 टाइप की फ्रीडम मिली हुई है। तो उसमें से कौन सी फ्रीडम में है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ग्राउंड पे हम इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ एक ही है, वो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के अंडर आता है, उसी में ये बात की गई है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के ग्राउंड पे, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल हो जाता है, ये है आर्टिकल 19 का 2, ठीक है। और इसमें कौन कौन से ग्राउंड दिए गए हैं, तो सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा दिया गया है फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्रीज,
उसके अलावा है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, डिफेमेशन, या मोरालिटी, या इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। तो ये सब ग्राउंड हैं जिनके बेस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ग्राउंड है ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही दिया गया है, और बाकी के जो हैं वो अदर वाली फ्रीडम पे भी हैं, लेकिन ये जो है ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे ही लगाया गया है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड अंडर ए सेपरेट आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑब्वियसली ये तो दिया ही गया है आर्टिकल 17 में, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये भी दिया गया है आर्टिकल 18 में। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो टैक्सेस वाला भी दिया गया है हमारे आर्टिकल 27 में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी दिया गया है आर्टिकल 29 में। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे ही क्राइटेरिया जो हैं हमारे आर्टिकल्स में सेपरेटली मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों ही करेक्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे अगली बार, और हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है और कई तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मेनली प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रखने में इजी होगा, क्योंकि पीटी इज़ ऑल अबाउट करेक्शन। कितना आप करेक्ट क्वेश्चन टिक कर पाते हैं उसी पे डिपेंड करता है पीटी का एग्ज़ाम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और रिकॉल करना अगर मुश्किल होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसका बेस्ट यही है कि आप पढ़िए, और जितना पढ़िए उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब ये प्रोसेस जो है इजी होता है। तो इसके साथ ही बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।